सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? आगे बजट है, ये साल इलेक्शन का भी साल है। हुकूमत क्या कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, इन सारी सूरत हाल पे बात करने से पहले आज मैं बात करूँगी सबसे पहले कोर्ट की खबर पर। और कोर्ट की खबर में आज जो खबर मेरे पास है वो कुछ यूँ है कि जो ऑडियो लीक करने वालों के खिलाफ जो लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो मीडिया पर लीक की गई ऑडियो चलाई जाती हैं उन पर भी पाबंदी लगाई गई है। आज इस समाअत में न सिर्फ ये बल्कि गैर कानूनी तौर पर जो ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है। तो इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे तैयार साथ हैं और माहिर कानून हमारे साथ हैं राजा आमिर अब्बास साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बताइए तैयब, क्या कुछ रहा ये कार्रवाई का जो हुक्म दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट ने, क्या कहा गया है इस हुक्मनामे में? सबसे बड़ा फैसला आया है और ऑडियो लीक्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जो है वो मीडिया पर लीक की गई ऑडियोज चलाने पर भी हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। गैर कानूनी तौर पर ऑडियोज रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो है वो हुक्म दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्या किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या नहीं, ये भी हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर गैर कानूनी तौर पर कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की गई है तो वो जो है वो किसी के खिलाफ भी कानूनी तौर के ऊपर बतौर शहादत या गवाही जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। जस्टिस शाह जमील का हुक्म वफाकी हुकूमत की राह में बड़ी रुकावट बन गया। ऑडियो लीक्स पर बनाई गई पार्लियामानी कमेटी के लिए भी अब मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहले ही इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना होता तो लाहौर हाई कोर्ट का यह हुक्म इंक्वायरी कमीशन पर किस हद तक असरअंदाज होता, यह भी देखने की बात है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अहलियत पर तो सवालात उठाए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेसी में मुदाखलत को संगीन जुर्म करार दे दिया गया है। ऑडियो लीक्स किसी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। हुकूमत अभी तक सोशल मीडिया पर ऑडियोज और वीडियोज अपलोड करने के असल माखज़ की शनाख्त में नाकाम क्यों है? हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो क्या ये भी कहा गया है कि क्या बैन अल-क़वामी सतह पर ऑडियोज और वीडियोज को अपलोड करने वाले असल माखज़ की क्या शनाख्त मुमकिन है? अगर ऐसा है तो फिर अभी तक वफाकी हुकूमत ने खुद को अपडेट जो है वो क्यों नहीं किया? ऑडियोज और वीडियोज की रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग प्राइवेसी के बुनियादी हक की जो है वो सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दी गई है। प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कई सवालात भी जो है वो उठाए हैं। अदालत की जानिब से उठाए गए सवालात में कहा गया है कि क्या किसी भी वफाकी या सूबाई एजेंसी को ऑडियो या वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए प्राइवेसी में दखल अंदाजी और तजावुज़ करने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या रियासती सलामती के बहाने किसी एजेंसी का प्राइवेसी में दरअंदाजी के जरिए जमा किया गया मवाद कानून के तहत किसी दीवानी या फौजदारी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके साथ साथ हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है कि आज़ादी इजहार के नाम पर वकार और साख के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर एक बड़े दर्जे का प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी जो है वो एक बड़े दर्जे का जुर्म है जो मुआशरे के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होना चाहिए। इस जुर्म के तदारुक के लिए फौजदारी कार्रवाई के साथ साथ हरजाने की सिविल कार्रवाई के कवानीन का भी इतलाक होना चाहिए। ये कहना है जस्टिस शाह जमील का, जिन्होंने ये बड़ा फैसला दिया है। और ये भी कि अगरचे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से निमटने वाले हमारे कवानीन में मुसालियत और बेहतरी की ज़रूरत मौजूद है, ताहम इसके बावजूद पीका एक्ट 2016 का सेक्शन 19 जो है वो मुजरमाना कार्रवाई के लिए इस मौजू पर तवज्जो देता है। जो भी बददियानती के इरादे के साथ मालूमाती निज़ाम में तकनीकी तरीक़ों से बगैर किसी अवामी मकसद के गैर मजाज मुदाखलत करता है तो उसकी सजा जो है वो वाज़ेह है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मगर बड़ा पेचीदा हो गया ना चीज़। अब राजा आमिर साहब से पूछते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चलिए ठीक है, यहाँ पर एक तरीक़ेकार है कि ये नहीं चल सकती, लेकिन वफाकी वुज़रा अगर कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ चलाएं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो फिर हाई कोर्ट का हुक्म तो वहाँ पे भी आता है। फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जिसका जिक्र अभी किया तैयब ने, कि फिर ये तो इंक्वायरी कमीशन पर भी असरअंदाज होगा हाई कोर्ट का हुक्म। सर, तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में अवाम की खिदमत या मुल्की पॉलिसीज या कोई और की बजाय इस वक्त सियासत का महवर जो है वो ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स बनी हुई हैं।
और इसी तरीके से कभी जजेस को प्रेशराइज करने के लिए, अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए, किसी सियासी जमात को, किसी लीडर को प्रेशराइज या उसकी पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए कि जी ये आपने तो ये करना है, अदरवाइज ये ऑडियो है, वीडियो है। दुनिया में अगर हम देखते हैं तो किसी भी शख्स की जो प्राइवेसी है वो उसका एक फंडामेंटल बेसिक राइट है। यही हमारे आइन में भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें प्राइवेसी, राइट टू लिव, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना। तो उसमें इंटरफेरेंस के लिए हमारे मुल्क में कानून ऑलरेडी मौजूद है कि अगर किसी शख्स की कोई सर्वेलेंस करना है या मतलूब है या किसी की फोन टैपिंग की जरूरत है तो उसके लिए कानून मौजूद है कि जिसमें है कि मुतलका अदालत से इजाजत पहले ली जाएगी। फिर अगर कोई एंटी स्टेट कोई ऐसी सरगर्मियों में वो मुलव्वस है शख्स, अदालत को वो शवाहिद दिखाए जाएंगे। ओनली देयर आफ्टर आप किसी की टैपिंग या कोई रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो अजीब व गरीब ये सिलसिला चला है। लेकिन एक खुशाइन बात है, इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी 5 रुकनी जज जौन से हैं, जब मरियम बीबी ने एक वो वीडियो दिखाई थी एक जज साहब के बारे में जी। बड़ी लहरा के, तो उस वक्त उसका नोटिस लिया गया था और जस्टिस खोसा साहब उसके ऑथर हैं। उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में कहा है कि कानून शहादत के तहत ये जो ऑडियोज या वीडियोज होती हैं इनको कोई एविडेंशियली वैल्यू, इनकी क्या शहादत के तौर पे कोई अहमियत या हैसियत है या नहीं, उसके बारे में लिख दिया कि इसमें जब तक सबसे पहले वो शख्स नहीं आएगा कि जो इसको रिकॉर्ड करता है, नंबर 2 वो इंस्ट्रूमेंट्स भी आए होंगे, फिर नंबर 3 वो पर्पस भी आएगा, नंबर 4 इजाजत भी आएगी। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये ड्रामे को खत्म होना चाहिए। और ऑडियो और वीडियो जो कि लीक होती हैं, अदालत ने बड़े क्लियरली कहा है कि अगर किसी शख्स की ऑडियो या वीडियो बगैर उसके मर्जी के है तो वो मुल्जिम नहीं बल्कि विक्टिम तस्वर किया जाएगा। और जिस शख्स ने वो किया, और ये जो हुकूमत ने कमीशन बनाया था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए था और जो बुनियादी सवाल था कि जनाब ये जो ऑडियोज या वीडियोज हैं ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है, पहले तो ये डिटरमिन करें। ये तो डिटरमिनेशन की नहीं। और हुकूमत अगर ये कहती है, इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना सर। अगर तो क्वेश्चन मार्क तो तब है या तो हुकूमत मान ले कि जी हमने रिकॉर्डिंग की है और हम इसको बतौर सबूत पेश करते हैं, तो फिर हुकूमत से दूसरा सवाल होगा जस्टिस शाहिद वाली जजमेंट में कि आपने किस मजाज अदालत से इजाजत ली, कौन से वो थे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत खुशाइन जजमेंट है और इस मुल्क से ये ऑडियोज वीडियोस का ड्रामा, इसमें ब्लैकमेलिंग, इसमें अदालतों को प्रेशराइज करना, इसमें लोगों की निजी जिंदगी में अमल दखल करना, ये तमाम खत्म होता हुआ नजर आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक जजमेंट ज़ाहिर है, इस पे आगे देखना होगा किस तरह ये चीज़ों को लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजा मेरे अब्बास साहब या बलोच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उस तरह आगाज़ में मैंने कहा कि ये जून में जो बजट आ रहा है वो इस साल इलेक्शन के साल को देखते हुए बनाया जाएगा या फिर आइंदा माली साल के बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलेंगे, ये वो सवाल है जो हमेशा किया जाता है। अब इक़्तिसादी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं वो कौमी मईशत की बहाली के मामले में बड़े पुरअतमाद नाज़रीन नज़र आते हैं और आइंदा आने वाले बजट के हवाले से भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। अब मायूसी के बादल अगर छट रहे हैं और उम्मीदें फिर से रोशन हो रही हैं तो ख़ास करके आइंदा माली साल बजट 2023-24 को लेकर आवाम काफ़ी पुरुम्मीद हैं। अब वो ये देखते हैं कि किन अशिया पर उनको रिलीफ मिलेगा या कुछ अशिया पर टैक्सेस की बौछार होगी, क्योंकि हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि हम आपको रिलीफ देंगे, लेकिन आयशा गौस पाशा जो हुकूमत का हिस्सा हैं वो ये कहती हैं कि ये मत सोचिए कि बजट जो होगा वो टैक्स फ्री बजट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आयशा गौस पाशा ये कह रही हैं कि इस बजट में, तो बजट तो अभी आया ही नहीं और वैसे ही बहुत बड़े खसारे का ये बजट होगा। कहाँ मईशत की जो हम देख रहे हैं GDP जो ग्रोथ थी वो 6% पे थी, आज 0.6% पे GDP ग्रोथ है। तो उसमें अगर रिलीफ देने की बात भी की जाती है हुकूमत तो क्या कुछ रिलीफ दे पाएगी, इस पर हम बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी कह रहे हैं, माहिर मौशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, क्या कोई उम्मीद लगाएं इस बजट से या फिर वैसे ही बजट होगा जो कागज़ों में हर साल होता है और होता कुछ भी नहीं है उसमें आवाम के लिए?
मेरे ख्याल से जो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वही एक रिवायती बजट होगा जिसमें बजट तकरीर में बहुत सारी ऐसी बातें की जाएंगी जैसे दूध की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन असल में जो कुछ होगा वो यही होगा कि शरह नमू जो है वो सुस्त होगी और पाकिस्तान की महंगाई की शरह खित्ते से 3 से 4 गुना ज़्यादा रहेगी। आवाम के लिए कुछ उसमें नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ ना कुछ जो मराद देंगे उससे दुगने से ज़्यादा या 3 गुना उसकी दूसरी जेब से निकाल लिया जाएगा क्योंकि जब तक आपके पास टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ते, और वो भी डायरेक्ट टैक्सेस से, ये हम जो कुछ बढ़ाते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जीएसटी से, पेट्रोलियम लेवी से, बिजली गैस से बढ़ाते हैं और शाना अखराजात में कमी नहीं होती। मई में भी जब पाकिस्तान की मईशत तबाही से दो चार थी, हमारी कैबिनेट में तोसी की गई, शाना अखराजात बदस्तूर हो रहे हैं, तवानाई की बहुत बात हुई, लेकिन बिजली बचाने के लिए जो भी बातें की गई थी वो सिर्फ कागज़ पर ही रहीं। तो बदकिस्मती से ऐसा नज़र आ रहा है अगले साल में जो पूरा महवर होगा वो ये होगा कि IMF से लंबी मुद्दत के लिए बड़े अमाउंट का कर्जा की दरख्वास्त दी जाए, जो कि मिल जाएगी, वो किस्तें मिल जाएंगी, दोस्त मुल्कों से कर्जे ले लें। उसके बाद जो है वो अमेरिका की कुछ ना कुछ सियासी शराइत भी मानेंगे, लेकिन मईशत बहरहाल मुश्किलात में शिकार रहेगी। लेकिन इस बजट को अगर ये IMF का मुआहिदा पूरा ना हुए बगैर ही ख़त्म कर देते हैं, ना मुकम्मल ही छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ाते, 30 जून को ये ख़त्म हो रहा है, तो फिर ये किस तरह से ये तवाज़ुन बरकरार रखेंगे अदायगियों में और उसमें कैसे करेंगे? देखिए, तवाज़ुन 100% रहेगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, पहली तो ये कि ये लाजमी है कि ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे एक किस्त लेने के बाद, अगली 2 किस्तें नहीं लेंगे और IMF से कहेंगे आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो सर आपको लग रहा है एक किस्त भी ले पाएंगे? नहीं, एक शायद मिल जाएगी। अच्छा। अमेरिका ने भी सिफारिश की है, लेकिन उसके बाद जो बकिया 2 किस्तें वो हम मांगेंगे ही नहीं, हम कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, बहुत मेहरबानी। लेकिन ये जो बजट आएगा ये हमने IMF को उसकी तफसीलात दे दी हैं, उनको यकीन दिलाया कि ये आपके उसके मुताबिक होगा। मगर जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, बजट जो होता है उसमें अगले माली साल के तखमीने यानी एस्टिमेट्स होते हैं। तो हुकूमत ये कहेगी कि हमारा एस्टिमेट है कि हमें अगले माली साल में यानी जो जुलाई से शुरू हो रहा है IMF से किस्त मिलेगी, उसका शामिल करेंगे कि IMF से इतना पैसा मिलेगा, आलमी बैंक से इतना मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इतना मिलेगा, से इतना वो एस्टिमेट्स शामिल किए जाएंगे। मिलता है या नहीं मिलता वो एक अलग है, लेकिन IMF का कर्जा असल तो यही बात है ना शाहिद साहब कि आप एस्टिमेट्स लगा लेते हैं लेकिन आप उसको कागज़ की हद तक छोड़ देते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे पूरे नहीं होते। मैं चाहूँगी पहले कंटिन्यू कर लें अपनी बात। सवाल का जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि ये जो माली साल खत्म हो रहा है, जरा सा 3 आइटम्स उसके देख लीजिए। जी। इन्होंने ये कहा था कि मईशत की शरह नमू 5% होगी, बिल्कुल, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 0.3 होगी। मैं ये कह रहा हूँ ये -2.5 होगी, नंबर 1 -2.5 होगी, नंबर 2 मगर 0.3 तो ये खुद कह रहे हैं। नंबर 2 इन्होंने कहा था बजट खसारा होगा 4.9%, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये 7% से ज़्यादा होगा। फिर उन्होंने ये कहा था कि महंगाई होगी 11.5%। अब जब वो 11.5% महंगाई कह रहे थे इस साल का जून में, तो जून की महंगाई तो खुद 21% थी, अभी 38% हो गई। ऐसा ही है। फिर आप उससे आगे चले जाइए, हमें इसमें कहा गया था कि जी रुपए की कदर आपने देखा कि 81 रुपये गिर गई इस माली साल में। उसकी वजह से क्या हुआ, बरामदात $3.5 अरब गिरी पिछले साल से, हमारी रेमिटेंसेस $3.4 अरब गिरी। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्की कर्जे जब ग्रोथ नहीं हुई 2.5 है मनफी, लेकिन मुल्की कर्जे 13,000 अरब रुपए बढ़ गए। आपने डिस्काउंट रेट जो था, जो कि मई में 12.5% था, उसको आप लेके चले गए 21% पर। क्यों? महंगाई कंट्रोल करनी है। लेकिन महंगाई कैसे कंट्रोल की? जब 12.5% था डिस्काउंट रेट, तो उस वक्त महंगाई थी 13.8%। अब उसको कम करने के लिए डिस्काउंट रेट बढ़ाया, 21% तक ले गए, वो 38% चली गई। तो ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो बजट में बातें होती हैं, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक़ होता है। एक और मिसाल आपको, बजट तकरीर में ये कहा गया था कि इस साल जो टैक्स की चोरी हो रही है उसमें हम 3,000 अरब रुपए टैक्स की चोरी नहीं रोकेंगे और 3,000 आमदनी बढ़ जाएगी। पता चला कि टैक्स की चोरी जो है वो बढ़ गई। तो बजट तकरीर का बजट का हक़ाइक़ से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। आप सही कह रहे हैं, हर साल ये बजट आता है, लेकिन ये जो दस्तावेज होती हैं उससे मुख्तलिफ ये इम्प्लीमेंट। सर एक सवाल बस आप मुझे बता दें, आज़रबाईजान से पाकिस्तान सस्ती LNG जो है वो ख़रीदने के लिए कोशिशें कर रहा है, फैसला कर लिया गया है, कोई असर पड़ेगा इससे मार्केट पर? देखिए, बात ये थी कि हम बहुत से काम, 24 करोड़ आबादी का मुल्क है, हमने ईरान से भी कुछ ले लिया है, रूस से भी बात कर रहे हैं, ये फूल पत्तियाँ चलती रहती हैं। असल जो बुनियादी चीज़ें हैं ये अच्छी चीज़ें हैं, वो बुनियादी खराबियाँ जब तक आपकी बढ़ती रहेंगी
मतलब ये कि अगर आपके हमारा 7,000 अरब रुपया टैक्सों की चोरी हो रही है पाकिस्तान में, और हम 18% GST ले रहे हैं, आवाम को कुचल रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है वो अभी 50 रुपये है। अभी फैसला हो गया कि गैस के नर्स जो है वो तकरीबन 45% बढ़ाए जाएंगे। रुपए की कदर आपका दबाव का शिकार है। हाँ, क्या हमें पता है कि 9 मई के बाद से अब तक जो खुली मंडी है उसमें डॉलर जो थी 286 से 307 पर आ गया। तो इसका मतलब ये 21 रुपये बढ़ गया, गिरा रुपया। तो ये चीज़ों का जो इम्पैक्ट होगा, तो जब आपके पास तना नहीं है दरख्त का, तो कहीं एक फूल है कहीं एक पत्ती है, तो वो उससे क्या मतलब फ़र्क पड़ने वाला है? ना मईशत को पड़े, ये अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा। एक चीज़ हमारी हुकूमत ये कहती है बार बार, इसाक डार साहब तो बाकायदा इस बात का बुरा मान जाते हैं कि बात क्यों कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट करने वाले। सो ये डिफ़ॉल्ट की ज़रा एक डेफिनेशन हम समझ लें कि डिफ़ॉल्ट कब होता है कोई भी मुल्क, उसकी क्या डेफिनेशन होती है? देखिए, पहले मैं दो बातें से डेफिनेशन से पहले आपको दो बातें सुन लीजिए। आपके प्रोग्राम में मैंने कई महीने से लगातार कह रहा हूं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा फ़िलहाल, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कब करेगा ये भी मैं बता दूं, जब भी करेगा आने वाले बरसों में हुकूमत पाकिस्तान जब तैयार होगी तब करेगा, वरना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। नंबर 1, डिफ़ॉल्ट उसको हम कहते हैं कि जो आपको कर्ज़ों की अदायगियाँ दुनिया भर को करनी है, अगर वो उसमें तोसी ना करें और कहें जी आप दें और हम ना दे सकें, वो डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अगर वो हमें तोसी दे दें, रीशेड्यूल कर दें, हमें पैसा दे दें, तो फिर वो नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब बजाय इसके कि ये कहें, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी वक्त कौम को बता दें कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ने ये नहीं कहा था, मौजूदा वज़ीर दफ़ा ने, कि हम तो दिवालिया हो चुके हैं, हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं? क्या हमारे साबिक़ सदर जरदारी ने ये नहीं कहा था कि जी है दिवालिया हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब से मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इस साल हम डिफ़ॉल्ट करने वाले नहीं थे, क्योंकि हमें बचाने के लिए अमेरिका भी तैयार नहीं चाहता था कि हम डिफ़ॉल्ट करें, चीन भी नहीं चाहता था, हमारी हुकूमत भी नहीं चाहती थी। हमारा अपना कोई कारनामा नहीं है, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं किया उसके अलावा एक अलग वजह है। मैं आपको अगर ये बताऊं कि 11 महीने में 21 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट्स कम कर दी, जिसकी वजह से मईशत तबाह हुई है। तो जब आप खर्चा ही नहीं करेंगे तो इकनॉमी तो बैठ गई, -2.5 आ गई, लेकिन उसकी वजह से आपने जो पेमेंट्स करने थे वो करने ही नहीं, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स नहीं किया। तो डिफ़ॉल्ट को हमने ज़रूर बचाया है, इसको क्रेडिट भी दें, लेकिन उसकी कीमत दी है कि मईशत हमारी तबाह हुई, गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, बरामदात गिरी है, तरसीलात गिरी है, रुपए की कदर गिरी है। कोई ये भी सोचना होगा ना हुकूमत को कि अगर यही पॉलिसीज लेकर आगे चलते हैं, ये तो हुकूमत अभी ख़त्म हो जाएगी अगस्त में, तो क्या केयर टेकर गवर्नमेंट देखेगी सब चीज़ों को? फिर आगे अगले आने वाले 12 माह कैसे होंगे? शायद साहब, फिर मैं आपको दोबारा दावत दूँगी। आपका बहुत शुक्रिया। शायद नज़दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के हिस्से में आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा हम बात करते हैं कराची के सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार पर, कि हालत ज़ार बहुत ख़राब है। यकीनन उसको ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन सिंध हुकूमत इस पर ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि बेहतरी जो है वो मुस्तकिल नज़र आ रही है। आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। मैं ख़ुद गई कराची सिविल अस्पताल में ही मौजूद जो इदारा है, ख़ास तौर पे एंडोस्कोपी के हवाले से, जिस तरीके से वहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन से यूनिट्स वहाँ मौजूद हैं और किस तरीके से वहाँ पे मरीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा रहा है। आइए मैं आपको भी दिखाऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे इदारे में जहाँ पर आके आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी प्राइवेट इदारे में नहीं हैं। जिस बिल्डिंग में मौजूद हूँ ये इतनी स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग भी स्टोर हुई हुई है, और इनका स्लोगन है उसी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, इज़्ज़त के साथ मयारी इलाज। यानी कि आप हैं एक सरकारी अस्पताल में, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गिस्टोलॉजी, लेकिन कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा इस पूरे सफ़र में मेरे साथ, जब मैं आपको ये पूरा इंस्टीट्यूट दिखाऊंगी कि हम जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी सिंध हुकूमत मुख्तर हजरात के इश्तराक से यहाँ
यहाँ पर मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो दुनिया के बड़े मुल्कों में, बड़े अस्पतालों में मौजूद है। यानी कि एक यूनिट तो ऐसा है यहाँ पर नाजरीन जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है या फिर इंडिया के पास है। और ऐसी इंडोस्कोपी आज हम आपको दिखाएंगे। एक इंडोस्कोपी होती है जो नॉर्मल इंडोस्कोपी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी आंत की इंडोस्कोपी भी दिखाई जाएगी। लुबलुबे में बच्चों की ख़ास तौर पे बीमारी होती है कि लुबलुबे में आपके बच्चों को पथरी होती है, उस पथरी को क्रश करने के लिए कौन सी मशीनरी, किस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और पेशेंट्स को यहाँ पर जिस तरह से ट्रीट किया जाता है बग़ैर किसी पैसे के, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। वो इलाज जो कि 8 लाख का एक इलाज है, लाखों का इलाज है, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आइए मेरे साथ, और इंस्टीट्यूट का ना सिर्फ मैं आपको दौरा कराती हूँ, डॉक्टर से मिलाती हूँ, पेशेंट्स दिखाती हूँ और यहाँ पर किस तरीके से बेहतरीन अंदाज में स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में, क्यों कह रही हूँ कि इस पुरानी बिल्डिंग को जिस तरह रिस्टोर किया गया है वैसे यहाँ पर काम भी हो रहा है। तो आइए मेरे साथ, आपको लेके चलती हूँ। अच्छा, हम जिस डिपार्टमेंट में और जिस रूम में मौजूद हैं, ये मशीन क्या है, किस तरीके से काम करती है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे वो यूनिट्स मौजूद हैं जो कि या तो एक पाकिस्तान में या फिर इंडिया में। डॉक्टर आसिम मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएंगे हमारे नाजरीन के लिए ये क्या मशीन है और किस तरह काम करती है? जी, एक्चुअली इस मशीन को हम ESWL मशीन कहते हैं, यानी ऐसी मशीन जो स्टोन्स तोड़ने के काम आती है। हमारे यहाँ पेशेंट का एक बहुत बड़ा बल्क लबलबे के अमराज के साथ और उनके मसाइल के साथ आते हैं, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद होती है और इसमें बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी लबलबे की नालियों में बहुत सख्त किस्म के स्टोन्स बन जाते हैं बार बार सोजिश की वजह से। इस मशीन का मकसद ये है कि उन स्टोन को तोड़ा जाए, क्रश किया जाए और उनकी ट्रीटमेंट में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और ये मशीन पाकिस्तान में मौजूद है सिर्फ यहाँ पे? बिल्कुल। और ये यूनिट सिर्फ पाकिस्तान में या फिर इंडिया में, ऐसे ही है? ऐसे ही है। इस तरह की मशीन इंडिया में 1-2 सेंटर्स में और हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये मशीन हमने यहाँ पे लगाई है। और इससे कितने पेशेंट्स जो हैं वो अब तक रिकवर कहूँ या ट्रीट कहूँ हो चुके हैं? देखिए, अभी तो इंशाल्लाह हमने स्टार्ट किया है इसको एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा बल्क है पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट का, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद छोटे बच्चों की भी है। तो हमने उनको लाइन अप किया हुआ है और इंशाल्लाह हम उनको इसके साथ। तो डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता कि जब आप लुबलुबे के स्टोन्स को क्रश कर रहे होते हैं, बच्चों में ख़ास तौर पे, तो किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? देखिए, हर प्रोसीजर के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओवरऑल इट्स अ सेफ़ प्रोसीजर और उस प्रोटोकॉल्स के तहत फिर हम इसको ऑपरेट भी करेंगे और साथ दूसरे जो उनको ERCPs या इस किस्म की और प्रोसीजर्स की ज़रूरत होगी वो भी इसी एक छत के नीचे हो जाए। तो इंडोस्कोपी रूम में मौजूद हूँ और यहाँ पे किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन की इंडोस्कोपी होती है, इस तरह हमने जिक्र भी किया। डॉक्टर साहब, लार्ज इंटेस्टाइन की जब एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट होता है? बिल्कुल जी, ये बड़ी आंत का मुआयना कहलाता है जिसे हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। और आपकी नॉलेज में ये बात मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि 45 ईयर्स एज या उससे अबव पे एक दफ़ा स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी ज़रूर हो जानी चाहिए। ये बड़ी आंत के कैंसर से बचने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आप अर्ली स्टेजेस में इन मसाइल को डिटेक्ट करते हैं और उसका आसानी से इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहब, मेरे फादर की डेथ हुई थी लार्ज इंटेस्टाइन की ही कैंसर से, जिसमें पेशेंट अवेयर नहीं होता। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं अपने आप से रिलेट इस तरह कर सकती हूँ कि मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ था कि उनको नहीं पता चल पाया था और 4th स्टेज पे उनका कैंसर डायग्नोज हुआ था। कौन सा ऐसा सिम्टम हो जो पेशेंट को फील हो और वो ये इंडोस्कोपी करवाने आए? देखिए, कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिन्हें हम अलार्म सिम्टम्स कहते हैं। ख़ास तौर पे पखाने से खून का रसना, स्टूल में ब्लड देखना, वज़न की कमी बग़ैर किसी वजह के और आंतों की हरकत में तब्दीली आना अचानक से, ये कुछ अलामात ऐसी हैं जिसको फ़ौरन हमें डिस्कस करना चाहिए। इनके पेट में पानी भर जाए, वो क्या बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है? देखिए, पेट में पानी की अगेन मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं और पेट के किसी भी बड़े मसले की वजह से पेट में पानी आ जाता है एंड उसको फिर आप मुख्तलिफ़ तरीके से चेक करते हैं कि क्या वजूहात हैं उसके। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये भी यूनिट जो है वो पाकिस्तान में बड़े, अगर हम प्राइवेट इदारों की बात करें तो ये वहाँ मौजूद हैं या फिर यहीं मौजूद है? देखिए, बहुत सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हर बड़े हॉस्पिटल में इसमें से मौजूद हैं, लेकिन कुछ सहूलियात ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे हैं, जिसका ख़ास तौर पे जिसमें मैं अगर आपको बताऊं, एक ख़ास प्रोसीजर है जिसे हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये इस किस्म का अल्ट्रासाउंड है जो एंडोस्कोपी के ज़रिए किया जाता है और अंदर
लीवर से मुख्तलिफ जो हमारे ऑर्गन्स और आज़ा होते हैं जैसे पैनक्रियाज या लबलबा, उनके डिजीज़ और उनके मसाइल को ना सिर्फ देखने में हेल्प करते हैं बल्कि हम उसकी मदद से कोई अगर प्रॉब्लम है वहाँ पे हम बायोप्सीज़ भी ले सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। सो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मशीन है जो बहुत कम जगहों पे है पाकिस्तान में। इसी तरह हमने अभी ESWL की बात की थी पैनक्रियाटिक स्टोन्स तोड़ने के लिए, वो यहाँ पे खाली एक ही यूनिट है पाकिस्तान में। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्पाई ग्लास कहते हैं, आई थिंक पाकिस्तान में शायद 2, वो भी हम देख लेते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। वो भी हम देख लेते हैं कि स्पाई ग्लास क्या है। तो यहाँ यूनिट मौजूद है और ना सिर्फ ये कि वो काम कैसे करता है, और पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ अगर यहाँ मौजूद हैं और आप खुदा ना खास्ता नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सरकारी अस्पताल है बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ, किसी प्राइवेट इदारे से फैसिलिटीज़ यहाँ की कम नहीं है, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। बहुत से एंडोस्कोपी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाद में जो है वो ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अमूमन ऐसा किसी एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में नहीं होता और ये फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, यहाँ हमारे पास HDU मौजूद है जिसमें हमने इसको एडल्ट्स के लिए अलग रखा हुआ है, और जो हमारे पास एक पीडियाट्रिक पेशेंट का बहुत बड़ा पूल है उनके लिए हमने अलग बेड्स इसमें मेंटेन किए हुए हैं और इनका अलग ट्रेन। ये भी बड़ी अच्छी बात है नाजरीन के आप यहाँ पर जो ये HDU डिपार्टमेंट देख रहे हैं, अमूमन एंडोस्कोपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इस तरह के ऑब्जर्वेशन रूम्स नहीं होते, जो कि यहाँ पर भी एक फैसिलिटी है बेहतरीन। बच्चों में ख़ास तौर पे अगर खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन हो या फिर उनको ऑब्जर्वेशन में रखना हो तो वो यहाँ रखे जाते हैं, और मज़ीद भी हमारे पास इस तरह के रूम्स हैं। यहाँ वो पेशेंट्स रखते हैं जो एंडोस्कोपी के बाद कुछ देर एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आएँ, और एंडोस्कोपी के बाद हम फिर उनको आगे का पूरा लाया अमल और फॉलो प्लान बना के यहाँ पे देते हैं कि वो क्या खा सकते हैं, किस तरीके से अपना केयर कर सकते हैं, मेडिकेशंस लेनी, मेडिकेशंस हो सकते हैं, और क्या फॉलो अप उनका रहना चाहिए। तो हमारे पेशेंट्स ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा एंडोस्कोपी कराएं और फिर वो चले जाएं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं हमने उनका एक फॉलो अप मेंटेन करना है। तो ये रिकवरी के थ्रू हम इनको सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं उनको अपने पास। और ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी हैं, ये पूरी रिकवरी रूम जो कि किसी भी बड़े प्राइवेट इदारे से फैसिलिटीज़ में मुझे कहीं भी कम नहीं लग रहा, और जिस तरह का यहाँ का माहौल है बड़ा सूदिंग, बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट आप लोगों ने दिया हुआ है कि ये फील ना हो कि आप एक सरकारी अस्पताल में हैं। तो अब मैं मौजूद हूँ SIAG के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साद नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी बात करते हैं इस डिपार्टमेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया। ये जो डिपार्टमेंट है इससे आपको कितना अर्सा हो गया मुंसलिक हुए? देखिए, हमने ये काम शुरू किया था 2006 में, 2 कमरों से स्टार्ट किया था एक और वार्ड में, और अब हमें 17 साल हो गए इसको करते हुए। तो वो हमने 2 साल में हम वहाँ पे ही उतने छोटे से उससे भी हम जो प्रोसीजर्स हम कर रहे थे वो बहुत कम अवेलेबल थे, पब्लिक सेक्टर में थे ही नहीं, तो और महंगे भी होते हैं प्राइवेट में। तो वो हम विद इन 2 years हम वहाँ पे हम समझे पाकिस्तान के सबसे बड़े सेंटर्स में थे, और हम एडवांस प्रोसीजर्स करते थे। और इसमें जो सबसे आई थिंक एक स्पेशल चीज़ है वो ये कि हमारी जो क्वालिटी थी इवन वहाँ पे भी, वो उसमें भी हम जो रिज़ल्ट्स थे और जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो सारी चीज़ें वो बाकी दुनिया के अच्छे सेंटर्स के बराबर थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये इस तरह हुआ कि 2019 में मैंने मुराद अली शाह साहब को बताया कि हमने ये कर लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध सपोर्ट कर रही थी हमें उसमें, मुखैर हजरात भी और पब्लिक प्राइवेट। तो मैंने उनसे कहा कि जी अगर आप चाहें तो हम इसको एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल सेंटर बनाते हैं उस लेवल का। तो उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमने सिविल अस्पताल में ये 1890 की बिल्डिंग है, ठीक है, और ये काफ़ी मखदूश हालत में थी। तो फिर उसको हम शाहिद अब्दुल्ला साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसको हमने उस बिल्डिंग को भी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर कर लिया। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इस इदारे को ना इस तरह से बनाएं कि ये पब्लिक सेक्टर या कोई फलाही इदारा ना लगे, इसमें और किसी प्राइवेट सेटअप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आए, ना तो इसकी अपनी दिखने में, ना इसके इक्विपमेंट में, ना इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस में, और ना ही हमारे जितने भी मेरे से लेके जितने भी लोग यहाँ पे हम सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो रवैया है वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि किसी पे हम एहसान कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ आ रहे हैं हम यही लोगों को समझाते हैं कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें हम जो प्रोसीजर्स यहाँ पे हो रहे हैं
वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और महंगे प्रोसीजर्स हैं और आम तौर पे अवेलेबल नहीं है, बहुत कम सेंटर्स में हैं। तो और कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें ऐसी थी जो अवेलेबल थी ही नहीं सिरे से पाकिस्तान में, तो हमने फिर इन सारी चीज़ों को जहन में रख के तो वी हैव, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, लोगों की सपोर्ट थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सपोर्ट, और जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कराची के वो तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। फ़ंड रेजिंग यहाँ पे बड़ा आसान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बस नीयत अच्छी रखें तो अल्लाह ताला की मदद आती है और लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, हमें बहुत आसानी से ये काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने कहा कि वो फैसिलिटीज़ जो शायद मुहैया ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, जो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में दी जा रही हैं, कितनी कॉस्ट आती है अगर हम वैसी एक तखमीना लगाएं कि इलाज में जो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट? ये डिपेंडिंग, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, जो क्वालिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तकरीबन 2 लाख से 3 लाख रुपए तक, और कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो अगर हों प्राइवेट में वो होते नहीं हैं, अगर हों तो वो 7-8 लाख रुपए से कम नहीं होंगे। और जैसे एक प्रोसीजर हमने ये पैंक्रियास की जो डक्ट या लुबलुबे की नाली के जो पत्थर होता है उसको तोड़ने के लिए एक स्पेशल सिस्टम किया है, जो कि इंडिया में है एक और एक हमारे पास है। तो वो जब उसकी ज़ाहिर है कॉस्ट, मशीन बहुत महंगी है, और लेकिन असल चीज़ उसमें ये है कि वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक, बहुत तकलीफ मर्ज़ है, और उसकी सर्जरी भी हमेशा जो है ना पॉसिबल नहीं होती, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं उसकी वजह से। तो आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि न सिर्फ हमारे प्रोविंस और हमारे शहर के, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान के जो मरीज़ इस मर्ज़ के हैं, जिनकी लुबलुबे की नाली में पत्थर हैं, तो उसको हम आराम से बग़ैर बाहर से क्रश कर लेंगे इंशाल्लाह, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये तो बड़ी आपने मुझे हैरत अंगेज़ बात बताई है। अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को कि कराची में सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इतना बेहतरीन काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते होंगे, तो किस तरह से आप लोग टैकल करते हैं? कितने पेशेंट्स आप लोग लेते हैं और किस तरीके से पेशेंट्स आ सकते हैं? कोई तरीक़ाकार होगा? हमारा ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं ना, वो डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं, और ज़ाहिर है वो दूसरे डॉक्टर्स देखने के बाद उनकी तशख़ीस करते हैं और उनको पता होता है कि ये प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। हमारे पास जैसे आपने कहा तो पूरे पाकिस्तान से भी आते हैं, अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, ईरान से भी आते हैं। तो आने का सिलसिला इस तरह है कि अगर किसी को पित्ते की, पैंक्रियास या लुबलुबे की, या इस तरह के जिगर के आर्ज़े हैं जिसमें एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे अपने डॉक्टर के एक लेटर के साथ आ जाएं। अच्छा। और हम उसको फिर अपॉइंटमेंट करके कर देते हैं, और प्रायोरिटी इस तरह रखते हैं, ज़ाहिर है जिसको फौरी ज़रूरत होती है, जो बाहर से आता है उसको जल्दी हो जाता है। क्या आप लोग का टारगेट क्या है कि कौन कौन से मेन आप लोगों ने टारगेट किए हैं जहाँ पर आप इस साल या फिर अगले साल तक वहाँ भी ये फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी? इसमें जो हमें जहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ कम है, मैं आपको बताता हूँ, लड़काना डिस्ट्रिक्ट है पूरा, बाकी तो इंटीरियर सिंध में तो वैसे ही बहुत कम है, लेकिन सखर है, नवाबशाह है, और खैरपुर का डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी जो प्रायोरिटी है तो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके, और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये समझ रहे थे कि जहाँ हमारे NICVD की फैसिलिटी है उसी के आसपास हम इसको करें, तो हमारी थोड़ी सी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एक दूसरे की हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बेहतरीन ज़बरदस्त मालूमात हैं, और आप अगर ये समझते हैं कि आप इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। जिस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, डॉक्टर साहब ने बताया, यकीनन आप यहाँ आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। हुकूमत सिंध और दीगर मुक़र्रर हज़रात के इश्तराक से डिपार्टमेंट आपको वही फैसिलिटी फ़राहम कर रहा है जो किसी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या दुनिया के किसी भी बड़े इदारे में होती है। अच्छा, जितने भी यहाँ यूनिट्स हैं ये ऐसे नहीं काम करते। ये मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि ना सिर्फ ये वॉश्ड होते हैं और सैनिटाइज होते हैं, लेकिन इनकी वॉशिंग का और सैनिटाइजेशन का जो तरीक़ेकार है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो कैसे यहाँ पर मशीनों को, यूनिट्स को, एंडोस्कोपी के जो अभी आपने देखे तमाम तर प्रोसीजर्स कैसे वॉश्ड होते हैं, कैसे उनकी सैनिटाइजेशन होती है, तो आइए आपको यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ना सिर्फ दिखाते हैं बल्कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेंड स्टाफ है वो किस तरीके से काम करता है। वसीम साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब।
वसीम साहब, बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए, तो यकीनन में नाजरीन के लिए भी होगी, कि यूनिट्स वॉश्ड होते हैं, सैनिटाइज होते हैं, तो ये प्रॉपर्ली हर प्रोसीजर के बाद यही अमल दोहराया जाता है? जी बिल्कुल, हर प्रोसीजर के बाद ये अमल दोहराया जाता है। ये प्रॉपर डिसइंफेक्ट होते हैं और जो हमारी एक्सेसरीज यूज़ होती हैं उनको प्रॉपर स्टरलाइज किया जाता है आफ्टर डिसइंफेक्शन। ये डिसइंफेक्ट किया जा रहा है अभी इस वक्त। जी डिसइंफेक्ट, और ये मशीन क्या कहलाती है जिसपे एंडोस्कोप वॉशर एंड डिसइंफेक्टर लिखा? ये ऑटोमेटेड एंडोस्कोप डिसइंफेक्शन मशीन है जो कि अपना पूरा साइकिल डिसइंफेक्शन का कंप्लीट करके फिर वो हमें एक प्रिंट आउट की सूरत में दिखाती है। अच्छा, ये आप देखिए कि वो उधर अगर आप दिखाएं हमें कि बाकायदा एक प्रिंट निकल रहा है उसमें, और इसमें पूरा साइकिल जो होता है वो एक प्रिंट की सूरत में एक प्रूफ पेज के ऊपर हमारे पास निकलता है इस मशीन के ज़रिए। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर डिसइंफेक्ट हो चुका है, या इसमें क्या कोई रेशोज़ होते हैं? इसमें एक टाइम सेटिंग्स होती है, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसकी एक टाइमिंग होती है कि कितने टाइम में कौन सा केमिकल रन करना है इसके अंदर, तो एक सारा रन साइकिल पूरा इसके ऊपर प्रिंटेड आता है। और इसका भी पूरा ट्रेंड स्टाफ होगा डेफिनेटली? इसका पूरा एक ट्रेंड स्टाफ है जो इस मशीन्स को ऑपरेट कर रहा होता है। एक्चुअली दो तरीके से यहाँ पे डिसइंफेक्ट, मैनुअल और एक ऑटोमेटेड मशीन के जरिए डिसइंफेक्ट होता है। अच्छा, ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई वॉशिंग मशीन है, लेकिन ये एक्चुअली वॉश तो करती है, बट ये वॉशिंग मशीन नहीं है। ये उन तमाम तर जो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है उसको ना सिर्फ डिसइंफेक्ट करती है, वॉश करती है और सैनिटाइज़ करती है, जिसके लिए केमिकल ऑटोमेटिक मशीन में जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, ये ऑटोमेटिक तरीका है और ये मैनुअल तरीका है डिसइंफेक्ट करने का तमाम तर और चीज़ों को। ना सिर्फ ये बल्कि हाँ, हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका। हाइड्रोलिक सिस्टम है, आप इसमें देखें ये पूरा स्कोप हमारे डिसइंफेक्ट हो चुका है। अब हम जब इसको निकालेंगे, इसकी एक प्रिंटेड स्लिप इसके साथ निकाल देंगे तो एक प्रूफ हो जाएगा कि स्कोप पूरा प्रॉपर साइकिल से डिसइंफेक्ट हुआ है। अब ये मेड इन पाकिस्तान है, कितने फ़ख्र की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है, दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान। हाँ, बट मगर ये किसी तरीके से भी इससे कम नहीं है, इम्पोर्टेड जो इक्विपमेंट जो है वो किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी चीज़ अवेलेबल है और डॉक्टर साहब भी बिल्कुल वैसे ही काम करें? बिल्कुल वैसे, सेम फंक्शन है इसका। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ एकेडमिक एरिया में। ये एकेडमिक एरिया किसी आम एकेडमिक एरिया जैसा नहीं है। यहाँ पर जब वर्कशॉप्स होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो ये कनेक्ट किया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है कि जो इंडोस्कोपी हम लोग रूम देख के आए थे सारे, जहाँ पर प्रोसीजर्स हो रहा है, उनको लाइव दिखाया जाता है, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। उसके साथ साथ इसको लाइव इंटरनेट पर भी दिखाया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो डॉ मेडिकल कॉलेज के हों या यहाँ के स्टूडेंट्स हों, उनको वर्कशॉप्स दी जाती हैं, तो वो एक अंडर द रूफ ना सिर्फ लाइव प्रोसीजर दिखा के उनको वर्कशॉप दी जाती हैं, वैसे भी ये स्क्रीन्स भी मेरे पीछे आपको दिखाएंगे कि स्क्रीन्स किस तरीके से ना सिर्फ काम कर रही होती हैं, बल्कि ये रूम है जिसमें कैपेसिटी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स एट अ टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। और ना सिर्फ ये वो स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद हों इस एकेडमिक एरिया में, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो किसी और जगह मौजूद हों वो भी इन वर्कशॉप्स में मौजूद हो सकते हैं। स्क्रीन्स पे तमाम वो प्रोसीजर दिखाया जाता है जो कि उस वक्त हो रहा होता है, लाइव दिखाया जाता है यहाँ पर इस वर्कशॉप एरिया में भी, और इंटरनेट पे भी स्टूडेंट्स को लाइव दिखाया जाता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये एकेडमिक एरिया जो यहाँ पर बना हुआ है। यकीनन ये कोई एक आम एकेडमिक एरिया नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।